काफ़ी रात हो चुकी थी। शहर की सड़कें भी लगभग सुनसान थीं, मगर ये समय भी कुछ लोगों के लिए जागने का होता है। कुछ विपरीत दिनचर्या वाले लोगों के लिए रात ही दिन होती है, जैसे कि ये शख्स। चलत मुताबिक मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। वह चाय के लिए स्टोव जला रहा था और सुर छेड़ रहा था। वो एक निर्माणाधीन इमारत के पास बने छोटे से स्टाफ क्वार्टर के सामने बैठा था। पास ही उसका बिस्तर और रेडियो भी था। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। हेतराम, बाइक सवार ने आवाज़ दी। अरे साहब जी सलाम। चौकीदार ने स्टोव छोड़कर उस बाइक सवार का अभिवादन किया। वो उसके सेठ विवेक साहनी का छोटा भाई विनीत था। भाई साहब आए थे इधर, बड़े सेठ? विनीत ने पूछा। नहीं तो, हम जब से आए हैं तो वो नहीं आए जी इधर, हेतराम ने कहा, जो रात के समय वहाँ की चौकीदारी संभालता था। विनीत साहनी सोचने लगा। वो बेहद परेशान लग रहा था। क्या हुआ साहब जी? हेतराम करीब आया। पता नहीं कहाँ गए, मोबाइल भी नहीं लग रहा उनका, सभी दोस्तों से भी पूछ लिया। विनीत परेशानी से बोला। हेतराम के पास भी एक खिलौने जैसा मोबाइल था। उसने समय देखा तो पाया 12:15 हो चुका था। ये तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। विनीत बाइक से उतरा और इमारत के अंदर गया। वो भी हर तरफ घूमने लगा जहाँ कुछ घंटों पहले उसका भाई विवेक साहनी घूम रहा था। वो उस जगह पर भी गया जहाँ पर विवेक को सफ़ेद पंख मिले थे, मगर फिलहाल वहाँ कच्ची सीमेंट रेत से सनी हुई जमीन थी। कोई पंख नहीं था अभी वहाँ। हर तरफ घूमकर विनीत बाहर निकल आया। वो भी जानता था उसका यहाँ यूं भटकना फिजूल था। उसका भाई होता तो अब तक ज़रूर सामने आता, यूं छिपता थोड़ी। विनीत साहनी ने बाहर आकर फिर अपनी बाइक स्टार्ट की। उसे तो ढूंढना ही होगा, कहीं उसका भाई किसी मुसीबत में ना हो। मगर वो जैसे ही मुड़ा एकदम से रुक गया। वो एक दिशा में घूरने लगा और उसके जबड़े कस गए। जब हेतराम ने उसकी नज़रों का अनुसरण किया तो उसका जबड़ा भी लटक गया। कुछ दूरी पर विवेक साहनी की बाइक खड़ी थी। उसका भाई वापस चौकीदार की तरफ मुड़ा। तू तो कह रहा था कि वो नहीं आए, फिर उनकी बाइक उड़कर पहुंची यहाँ। हेतराम ने जल्दी से हाथ जोड़ लिए। साहब साहब, हम सच्ची बोल रहे हैं। हम जब से काम पर आए बड़े सेठ को नहीं देखा, हमसे आज नहीं मिले वो। वह गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मगर विनीत साहनी उसे घूरता रहा। चला पीछे बैठ। वह गुर्राया। हेतराम ने हसरत से स्टोव पर उबलती चाय को देखा, पास ही रखे उबले अंडों को देखा। सुना? विनीत साहनी फिर घुड़का। हेतराम सहमा सा जाकर उसके पीछे बाइक पर बैठ गया। सच था कि जब वो यहाँ पहुँचा था, ना उसे दिन के समय ड्यूटी संभालने वाला चौकीदार मिला था, ना ही उसका सेठ विवेक साहनी, क्योंकि दिन के समय के चौकीदार को विवेक साहनी ने ही छुट्टी दे रखी थी और विवेक साहनी अब खुद गायब था। उस क्षेत्र का थाना प्रभारी देवेंद्र बहल नाम का एक अड़ियल पुलिस वाला था। फिलहाल वो मक्खी मार रहा था जब विनीत साहनी अपने चौकीदार के साथ वहां आया। उसने बताया कि उसका भाई गायब है और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा। तो इंस्पेक्टर देवेंद्र ने पूछा। विनीत साहनी उसे कुछ देर घूरता रहा। सर, मेरे भाई गायब है और आप पूछ रहे हैं? 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, शायद उससे पहले वो वापस आ जाए। इंस्पेक्टर अपनी जम्हाई रोकता हुआ बोला। विनीत का मन हो रहा था कि वह मेज पर पड़ा पेपर वेट उठाकर इस बददिमाग इंस्पेक्टर के मुंह में ठूस दे, लेकिन सर, तब तक मेरे भाई के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो? विनीत साहनी खुद को जब्त करता हुआ बोला। हमारे हाथ भी कानून ने बांध रखे हैं। ये देखो। इंस्पेक्टर ने पूरी ढिठाई से अपने जुड़े हुए हाथ आगे कर दिए। विनीत साहनी खून के घूंट पीकर रह गया। ठीक है, वह खुद ही अपने स्तर पर तलाश करेगा और अपने भाई को लेकर आएगा, मगर वो नहीं जानता था कि उसका भाई उसकी पहुंच से कितनी दूर जा चुका था। उसे तलाश करना किसी के भी बस के बाहर की बात थी।
जाने कितनी देर बाद उसकी आंखें खुली। विवेक साहनी ने हर तरफ देखा। ये कैसी अजीब सी जगह थी। वो तो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर था ना। फिर वो यहाँ कैसे आया? उसने आंखें बंद की और कुछ देर सर पकड़कर बैठा रहा। वो सब याद करने की कोशिश करने लगा जो उसके साथ बेहोश होने से पहले हुआ था। वो अजीब सी गंध, सफ़ेद पंख, डरावना संगीत जो अब भी उसके दिमाग के तार झनझनाए दे रहा था। क्या था वो सब? उसने आंखें खोली और हर तरफ देखा। यह कोई पुराना सा घर था। पर ये कैसा घर है और वो यहाँ कैसे आया? क्या किसी ने उसका अपहरण किया? वह एक गंदे से अंधेरे छोटे कमरे में खड़ा था और बहुत उलझन में था। बाहर निकले या नहीं, उसे अजीब सा डर सता रहा था, जैसे वो बाहर निकलेगा और कोई उस पर हमला कर देगा। कौन? पता नहीं। वैसे भी अनजाना डर सबसे डरावना होता है। फिर उसने कुछ सुना, एक आवाज़, शायद किसी के रोने की आवाज़। मतलब उसके अलावा भी कोई था यहाँ, या फिर थी। हाँ, वो आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी और वो लड़की शायद रो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत की और उस कमरे से बाहर निकला। वो एक छोटी सी हॉल जैसी जगह पर पहुंच गया और एक तेज़ हवा के झोंके ने उसके बाल उड़ा दिए। वो इतना डरा हुआ था कि हवा से भी डर गया। फिर अपना सीना मलने लगा और बेकाबू धड़कनों को स्थिर किया। लेकिन जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो वह जैसे चेतना शून्य हो गया। सामने जो नज़ारा था उसे देखना, समझना और हज़म कर पाना इतना भी आसान नहीं था। क्या है ये? ये कैसे पॉसिबल है? वह दहशत से फुसफुसाया। उसके ठीक सामने वही नज़ारा था जो उसने उस बुढ़िया के घर पर उस तस्वीर में देखा था। सामने फर्श पर एक लड़की बैठी हुई घुटनों में सर दिए रो रही थी। उस पूरे माहौल में जैसे सिवाय उसकी सिसकियों के और कुछ था ही नहीं। मगर उसकी आवाज़ इतनी करीब सी मगर उसकी आवाज़ इतनी अजीब सी क्यों थी? जैसे वो किसी गहरी जगह पर बैठी रो रही हो। अजीब गूंजती हुई सी आवाज़ थी वो। विवेक साहनी अपनी जगह जड़ हो चुका था। जाने ये कैसा चमत्कार था। भला वो उस तस्वीर में कैसे फंस गया? ऐसा कैसे मुमकिन है? उसने खुद को चिकोटे भी काटी कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। मगर नहीं, वो सचमुच यहाँ फंस चुका था, एक तस्वीर में। अब क्या करे? क्या वो इस अजीब सी लड़की से बात करे? पर अब तो इससे भी उसे डर लग रहा था। सब कुछ अजीब तिलस्मी लग रहा था। फिर उसकी नज़र पड़ी कि फर्श कितना गंदा हो रखा था। वहाँ बहुत से कबाड़ थे और हाँ, कबाड़ के साथ ही पंख भी बिखरे हुए थे। कबाड़। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि यह छत का हिस्सा था। हाँ, छत टूटी हुई थी, ठीक उस तस्वीर की तरह। वो उस छत को हसरत से देख रहा था। बाहर से पीली सी रोशनी अंदर आ रही थी। क्या बाहर शाम थी? वो अपने ख़यालों में इतना गुम गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि इतने देर से जो वह उस लड़की की सिसकियाँ सुन रहा था, वह बंद हो चुकी है। अब वहाँ मौत जैसी खामोशी पसरी हुई थी। जब उसका ध्यान और नज़रें दोनों ही उस छत से हटकर वापस उस लड़की पर पड़ी तो वह बुरी तरह चिढ़ उठा। वह लड़की अब भी बैठी हुई थी, मगर सर उठाकर सीधा उसी को देख रही थी और उन आँखों में कुछ था जो वो कई कदम पीछे हट गया। वो लड़की अब उठ खड़ी हुई और उसे ही घूरने लगी। अब तक विवेक साहनी पसीने से तर हो चुका था। वो समझ गया था कि जो भी हो, ये लड़की कम से कम कोई जीवित इंसान तो नहीं, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, वहीं रुक जाओ! वो चिल्लाया, मगर वो लड़की नहीं रुकी। वो उसके पास आती रही। विवेक मुड़ा और हर तरफ देखने लगा, मगर भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। और कहीं ना कहीं उसका दिमाग मान चुका था कि वो नहीं भाग सकता, क्योंकि वो किसी कमरे में नहीं बल्कि इस तस्वीर में था। वो बुरी तरह दरवाज़ा पीटे जा रहा था।
शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले, जबकि जानता था कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। वो लड़की करीब आ रही थी, वो उसकी आंखों में देख रही थी और विवेक के कानों में वही अजीब सा रहस्यमय अलौकिक संगीत गूंजने लगा। कुछ पता चला? विवेक की पत्नी रेनू ने पूछा जब विनीत घर लौटा। वो निढाल सा सोफे पर पड़ गया। नहीं भाभी, पर मैं ढूंढ रहा। अरे पुलिस के पास चलते हैं ना, रेनू कलपती हुई बोली। विनीत ने घड़ी देखी। अब भी विवेक को गायब हुए 5-6 घंटे हो गए थे। पुलिस केस दर्ज करने से रही, उसे इंतज़ार करना होगा। उसने ये बात रेनू को बताई तो वो भी चिंता से वहाँ सोफे पर धंस गई। वो बस उन दो भाइयों का परिवार था। बड़े भाई विवेक की शादी हो चुकी थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। छोटे भाई विनीत की भी सगाई हो चुकी थी। विवेक ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर अच्छी खासी हैसियत बना ली थी अपनी। कई बिल्डरों और ठेकेदारों से बढ़िया संबंध थे उसके। छोटा भाई विनीत भी उसके साथ काम सीख रहा था और सब संभालता भी था। तभी एक नौकर आया और विनीत को पानी दिया। उसने बताया कि कोई मिलने आया है। कौन है? अंदर भेज दो, विनीत बोला। जो आया था वो विवेक का सुपरवाइज़र था, जिसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। उसने बारी बारी दोनों का अभिवादन किया। ये सर बोल रहे थे घर पहुंचाने को, किधर रखूं? उसने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। ये क्या है? विनीत ने पूछा। रेनू भी देखने लगी। रेनू भी देखने लगी। सुपरवाइज़र के हाथ में एक बड़ा सा आयताकार कुछ था जो ब्राउन पेपर से ढका हुआ था। एक तो पेंटिंग है जी, अभी एक घर पर मिली थी जो तोड़ने वाले हम। सर जी को पसंद आ गई तो बोले घर भिजवा देना। विनीत ने अनमने भाव से सर हिलाया। सुपरवाइज़र पेंटिंग को वहीं दीवार से टिकाकर फर्श पर रखकर चला गया। विनीत और रेनू अब भी परेशान थे कि विवेक कहाँ गया, और जवाब उनसे बस कुछ ही फुट दूर ब्राउन पेपर में लिपटा दीवार से टिका रखा था। वो एक बड़ा ही अस्त व्यस्त सा कमरा था। कमरा छोटा ही था, मगर उसमें एक बिस्तर, दो अलमारी और एक छोटी सी मेज और कुर्सी बस किसी तरह ठूंस कर रखे हुए थे। दोनों अलमारियां किताबों से ठसाठस भरी हुई थी। पूरे कमरे में अंधेरा था और रोशनी बस उस मेज पर रखी लालटेन से आ रही थी। आज के ज़माने में लालटेन, हाँ, अजीब लोग और उनके अजीब से शौक। कुर्सी पर कोई बैठा था और अपनी डायरी पर झुका हुआ था। किसी को भी लगता कि लिखने और पढ़ने के लिए ये रोशनी नाकाफ़ी थी, मगर उसे तो बस इसी रोशनी की आदत थी। यह लालटेन से आती रोशनी ही दरअसल प्रेरणा थी उसकी। वो 30 की उम्र का एक युवक था जो मेज़ पर झुका हुआ पूरी तन्मयता से कुछ लिख रहा था। उसका नाम कबीर था, जो एक प्राइवेट फर्म में छोटी सी नौकरी करता था। इस फ्लैट में वो अकेला रहता और पड़ोसियों की माने तो बस एक बेहद औसत सा युवक था वो, मगर असल में वो जो था वो बहुत कम लोग जानते थे। बहुत कम उम्र में ही अपने लेखन के बूते पर उसने अच्छा खासा नाम कमा लिया था। वो लगभग 3 स्थापित प्रकाशकों के लिए नियमित रूप से लिखता था और अच्छी खासी रॉयल्टी कमा लेता था। उसके पाठक वर्ग में हर उम्र के लोग मौजूद थे। ज़्यादातर वह रहस्य, रोमांच और कभी-कभी डरावने उपन्यास लिखा करता था। उसके उपन्यासों के अलावा जो बात सबसे ज़्यादा उसके पाठकों को लुभाती थी, वो ये थी कि उसे कोई नहीं जानता था। वो अपने पेन नेम आवाज़ के नाम से लिखता था। अब सबके लिए रहस्य ही था कि ये आवाज़ है कौन। ये बात भी उसके लेखन करियर को अनोखा बनाती थी। आज छुट्टी का दिन था तो इस दिन झुके झुके उसकी गर्दन ही अकड़ जाती थी। वो इस कदर लेखन में डूबा रहता था, मगर चेहरे पर परम संतोष भी होता था, क्योंकि वो लेखन ही तो था जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी देता था। वो अब भी अपनी डायरी पर झुका अपने उपन्यास के खलनायक के अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था जब दरवाजे की घंटी बजी। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, मगर घंटी बार बार बजी तो खींचता हुआ उठा और एक स्टूल से लड़ गया।
कमरे में हल्का अंधेरा जो था। उसने झट से बत्ती जलाई और बाहर को लपका। बाहर आकर उसे होश आया कि बाहर भी अंधेरा घिर आया था। लिखते लिखते समय का पता ही नहीं चला कब दिन डूब गया। दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। बड़बड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला और उसकी ज़बान को एकदम से ब्रेक लग गया। दरवाजे पर वो दूसरी चीज़ खड़ी थी जो दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा खुशी देती थी, उसकी दोस्त नियति। हाँ, वो कैसे भूल गया कि छुट्टी वाले दिन वो सारा दिन लिख सकता है, मगर शाम तो हमेशा नियति की होती थी ना। नियति अंदर आई और सर से पांव तक कबीर पर एक भरपूर नज़र डाली। वो अपने हमेशा वाले ही झोल झाल हुलिये में था, ढीली सी शर्ट, पैजामा और बढ़ी हुई दाढ़ी। और यदि कोई कमी रह गई हो तो हाँ, नाक पर एक मोटे से फ्रेम का चश्मा भी। नियति ने असहाय भाव से सर हिलाया और जाकर टीवी के सामने बैठ गई। वो खुद कत्थई रंग की खुले गले वाली मैक्सी ड्रेस में थी, खुले बाल और स्टाइलिश हैंडबैग और बढ़िया हेयर स्टाइल के साथ बड़ी सुंदर लग रही थी। कबीर ने झेंपते हुए सर खुजाया। सॉरी यार, बस 10 मिनट दो मुझे, मैं अभी रेडी होकर आया, ओके। वो जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, मगर नियति ने जवाब नहीं दिया। वो बस मशीनी अंदाज में चैनल बदले पड़ी थी। साफ साफ वो उससे नाराज थी। कबीर ने इसी में भलाई समझी कि जाकर जल्दी से तैयार हो जाए। वो जब चला गया तो नियति उठी और घर का हुलिया ठीक करने लगी। उसे कबीर की यही लापरवाही नहीं पसंद थी। उसने सोफे पर फैले उसके कपड़े समेटे और उसके कमरे में ले गई। वहां जाकर उसका मूड और भी खराब हो गया, क्योंकि कबीर ने लालटेन जलती ही छोड़ दी थी। नियति ने उसे बुझाया, कबीर की डायरी और पेन भी करीने से रख दी और बाहर आ गई। कुछ देर में कबीर भी तैयार होकर बाहर आया। उसने गहरी नीली कमीज के साथ जींस पहन रखी थी, बाल संवार लिए थे और दाढ़ी तराश ली थी। नाक पर अब पतली सुनहरी रिम वाला चश्मा था और वो उतना अच्छा दिख रहा था जितना कि दिख पाना उसके वश में था। चले, वो जबरन हंसा। नियति ने नाराज दिखते हुए टीवी बंद कर दिया। यार कहा ना सॉरी, अब क्या कान पकड़ूं? कबीर ने कहा। हाँ पकड़ो, नियति बोली। कबीर पीछे से आया और नियति के दोनों कान पकड़ लिए। यू! नियति उठे और उसे दौड़ा दिया। कुछ देर दोनों में हंसी ठिठोली हुई, फिर वो शाम के खाने के लिए बाहर निकल गए। नियति एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करती थी। सब था उसके पास, अच्छी सैलरी, अपना फ्लैट। इस समय वो जिस शानदार कार में थी वो भी नियति की ही थी। उसकी औकात कबीर से कहीं ज़्यादा थी, मगर वो कबीर पर दिल रखती थी। वहीं कबीर उसे बस अपनी अच्छी दोस्त ही मानता था। हाँ, नियति भी उन चुनिंदा लोगों में थी जो जानती थी कि कबीर ही आवाज़ है। कभी कभी वो उसके लेखन के प्रति हद से ज़्यादा पागलपन से उकता ज़रूर जाती थी, मगर वो उसके इस हुनर की कदर भी किया करती थी। हम कहाँ जा रहे हैं? कबीर बाहर देखता हुआ बोला। मुझे मेरी एक फ्रेंड से मिलना है, उससे मिल लूँ फिर चलते हैं, नियति ड्राइव करती हुई बोली। अरे यार, बस 10 मिनट, रोज़ तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता। कुछ देर बाद उनकी कार आकर एक बहुमंजिला इमारत के सामने रुक गई। कबीर ने देखा कि वो एक शानदार 5 सितारा होटल था। गजब की चमक दमक थी उसकी। चलो अब, नियति कार पार्क करती हुई बोली। मैं भी? तो यहाँ बैठकर क्या नई मर्डर मिस्ट्री के बारे में सोचोगे? आइडिया बुरा नहीं। उफ़ो, अब चलो भी, नियति झुंझलाई। कबीर ने साथ चलने में ही भलाई समझी। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का होटल है? कबीर उसकी शानदार लॉबी को देखता हुआ बोला। नहीं, वो काम करती है यहाँ, नियति बोली, जो उसे एक छोटे से प्रवेश हॉल में ले आई थी। कदम कदम पर कालीन में पांव धंसते जाते और फैंसी लाइटों की चमक से आंखें चौंधिया जाती। अब तक 3 वर्दीधारी स्टाफ के लोग अभिवादन कर चुके थे उनका। यहाँ तो सांस लेना भी मुझे मेरी औकात के बाहर लग रहा है, कबीर बोला। वो अक्सर ही ऐसी जगहों पर असहज हो जाता था। तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो, नियति बोली।
अब वो दोनों एक गलियारे से गुजर रहे थे। गलियारे को पार करके वो एक और शानदार हॉल में पहुंच गए। वो इतना बड़ा था कि कबीर को उसका दूसरा सिरा भी मुश्किल से दिखा। उसने हर तरफ देखा तो उसे लगा यहाँ किसी तरह का आयोजन हो रहा है। फिर उसकी नज़र पड़ी कि उस हॉल की दीवारों के पास अपेक्षाकृत ज़्यादा भीड़ थी। वो थोड़ा और करीब गया तो पाया कि दीवार पर बड़े बड़े चौखाने बने हुए थे। हर चौखाने में कोई ना कोई हाथ से बना हुआ चित्र लगा हुआ था। उन चौखानों में ही बड़ी मध्यम सी लाइट लगी थी जो उन चित्रों को रोशन कर रही थी। जितना कबीर को समझ आया वो हाथ से बने चित्रों की प्रदर्शनी थी। वहाँ के मेहमान सभी बड़े हाई प्रोफाइल लग रहे थे। कीमती सूटों और महंगे विदेशी सेंट से महकते पुरुष तो लिपि पुती गहनों से जगमग करती महिलाएं। कुछ को तो उन कलाकृतियों की समझ थी भी तो कुछ बेवजह सर हिलाए पड़े थे, यह दिखाने को कि उनको भी समझ है कला की। उन लोगों के बीच कबीर खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था तो वो भी इधर उधर घूमने लगा, उन चित्रों को देखने लगा। कुछ उसकी समझ में आए तो कुछ सर के ऊपर से गए। कुछ देर भटकने के बाद उसे भी एक ऐसा शख्स नज़र आया जो उसी की तरह वहाँ के माहौल में खपता हुआ नहीं लग रहा था। वो शख्स भी एक तस्वीर के सामने खड़ा था। उसने काली हुडी जैकेट पहनी हुई थी और इतना शांत था मानो खड़े खड़े ही मूर्ति में बदल गया हो। कबीर ने देखा उसके पास ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। शायद वो जिस चित्र को देख रहा था वो उतना लोकप्रिय नहीं था। कबीर धीरे से बेआवाज़ उस शख्स की बगल में जा खड़ा हुआ और उस तस्वीर को देखने लगा। बड़ा ही विचित्र दृश्य था उसमें। एक अस्त व्यस्त सी गंदी सी जगह, एक सीलन भरी दीवार जिससे टिक कर बैठी एक लड़की घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसके आसपास फर्श पर कचरा बिखरा हुआ था और उस पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी क्योंकि वो जहाँ बैठी थी उसके ऊपर छत टूटी हुई थी। रोशनी वहीं छत पर बनी उस जगह से आ रही थी। कबीर की समझ नहीं आया कि ये भला किस तरह की तस्वीर हुई। वो भी एक लेखक था, कलाकार ही था तो वह शायद कुछ महसूस कर पा रहा था उस तस्वीर में। अजीब है ना ये पेंटिंग भी। वही हुडी पहना हुआ शख्स बोला। कबीर ने देखा वो बमुश्किल 20-22 की उम्र का युवक था। हाँ अजीब तो है, मुझे वो वाली ज़्यादा पसंद आई। कबीर ने एक दूसरे चित्र की तरफ इशारा किया। वो एक समुद्री किनारे का विस्तृत चित्र था। वो युवक कुछ देर उस चित्र को देखता रहा, फिर उपेक्षा से नज़रें फेर ली। मुझे बचपन से ही समंदर कुछ खास पसंद नहीं, वो बोला। तो क्या पसंद है तुम्हें, ये टूटी छत? कबीर हंसते हुए बोला और सामने तस्वीर की तरफ इशारा किया। वह युवक फिर अजीब नज़रों से उस तस्वीर को घूरने लगा। शायद वो भी उस चित्र को देखकर कुछ वैसा ही महसूस कर रहा था जो कबीर ने किया था, या फिर उससे भी ज़्यादा। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।